मेरे दोस्तों और सज्जनों, आज हम एक और औषधीय पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। इस पौधे को आप देख के कुछ कुछ समझ में आपको आ रहा होगा कि ये कौन सा पौधा है। तो मैं बताता हूँ आपको, ये एक पान का पौधा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बेटल लीव्स, जो कि पान का जो पौधा होता है जिसे हम पान खाते हैं, बस ये वही पान का पौधा है। पान एक हम जब खाना खाने के बाद में पान खाते हैं और डाइजेशन के लिए हमारा जो खाना पचाने के लिए पान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम माउथ फ्रेशनर के रूप में पान का यूज़ करते हैं। और माउथ फ्रेशनर के अलावा इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं जिस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, औषधीय गुणों के बारे में। हर भारतवासी पान के पौधे के बारे में और पान के बारे में जानता ही है। पान से हम सभी परिचित हैं। हमारा कोई भी तीज पर्व त्योहार हो या कोई पूजा हो, उसमें पान के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। तो हर पूजा में पान का एक अलग ही महत्व है। हर पूजा में पान का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आज हम इसकी चर्चा करते हैं आयुर्वेदिक गुणों पर। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें हम, तो ये एक एंटी डायबिटिक एजेंट होता है। मतलब डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको करना ये है कि इसके एक दो पत्ते लेकर इसका शरबत बनाकर आप पी सकते हैं, या खाली पेट आप सुबह इसके एक आध पत्ते को आप चबा कर खा सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी पान की बहुत सारी वैरायटी होती है। मगही पान होता है जो लखनऊ की तरफ मिलता है। एक मद्रासी पान होता है। एक बंगला जो कलकत्ता पान होता है। वो मीठे पत्ते होते हैं, लेकिन ये देसी पत्ता है। देसी पत्ता मतलब कुछ तीखापन लिए होता है देसी पत्ता। और शास्त्रों में यही विधान है कि पान का जो पत्ता है, जो जितना तीखा होगा वो और जितना गहरा हरा रंग का होगा, वो उतना ही प्रबल और उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो बात कर ली हमने, एंटी डायबिटिक प्लांट है ये। डायबिटीज़ को, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को। और इसके अलावा ये लोअर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो कंट्रोल करता है। जो हमारा लोअर है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, बढ़ा हुआ हो या उसे कोलेस्ट्रॉल को लेवल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। बहुत ही अच्छा पौधा है कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। और इसमें एंटी कैंसर के भी गुण पाए जाते हैं। एंटी कैंसर एजेंट के रूप में भी इसे उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अब देखें, अस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए पान का जो पत्ता है वो रामबाण औषधि है। और इससे पहले भी मैंने अस्थमा पर एक वीडियो और बना रखा है। आप जाके आप उसमें मेरा अस्थमा का जो मैं लिंक दे दूंगा उसमें, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पान का पत्ता है ये भी अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक पौधा है। आप इसका, जिस तरह से मैंने बताया आपको, खाली पेट शुगर में जिस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, उसी तरह से आप इसको अस्थमा के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। बस आपको सुबह खाली पेट एक दो पत्ते इसके चबा चबा के अच्छे से खाना है और ऊपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। तो ये आपके अस्थमा के लिए बहुत ही एक अच्छा और सटीक रामबाण उपाय है। ये हमारे डिप्रेशन को ख़त्म करता है। आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आप इसके एक दो पत्ते आप अगर चबा के खाते हैं तो आपको काफ़ी इसमें राहत मिलेगी। इसके अलावा इम्प्रूव ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके मुख का जो स्वास्थ्य है, आपको मुंह को अंदर से ये बहुत अच्छा बनाता है और सांस की बदबू को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा आप इसमें इस पान के पत्ते के साथ में लौंग, इलायची के साथ में भी इस पान के पत्ते को चबा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सौंफ रख के भी इसको चबा सकते हैं। ये आपकी मुख की दुर्गंध को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अगर आप कुछ ही दिनों इसको चबाते रहते हैं तो ये मुख की दुर्गंध है आपकी, उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। अलावा जो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है लोगों को, काफ़ी हमारे भाई बहनों को,
तो ये गैस की जो समस्या है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा ये कारगर उपाय है इसका। और ये एक एंटी मलेरियल एजेंट भी है। जो मलेरिया के जो रोगी हैं उनके लिए भी ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है पौधा। और आपको कहीं घाव लग गया है, वो घाव भर नहीं रहा है और वो उसमें पीप आ गए हैं और घाव पकने लगा है, पकने पे जो पीड़ा होती है असहनीय पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा के लिए भी आप इसका जो पत्ते हैं इसकी लुगदी बनाकर, इसकी बिल्कुल पेस्ट चटनी बनाकर आप उस घाव पे अगर इसको लगाते हैं तो उस घाव को जल्दी भर देता है ये। तो ये घाव को आपके भरने में बहुत ही सहायक है। तो करना कुछ भी नहीं, इसके हल्का सा कूट के इसको पेस्ट बना ली, चटनी बना लीजिए और जहाँ पे आपको घाव है उस घाव पे इसको आप लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ये जो आप पान देख रहे हैं, ये मेरे इन तीनों गमलों में 4 पान के पौधे हैं और इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही सरल उपाय है। आप अपने घर में, अपने गार्डन में, बाग बगीचे में आप पान के पौधे को ज़रूर स्थान दें। यह आपका घर का एक डॉक्टर कह सकते हैं इसको। बहुत सी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत सी बीमारियों से ये लड़ने में एंटीबायोटिक का काम करता है पान का पौधा। और इसे लगाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे बस ये देखिए, आप ये जगह जगह से इसकी ये देख रहे हैं आप, ये इसकी एरियल रूट्स आ रही हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ से कटिंग करके आप मिट्टी में दबा देंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा बहुत जल्दी। इसमें कोई आपको अलग से कुछ इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस एक बात इसका आपका ध्यान रखना है कि इसको आपको हमेशा छाया में रखना है, क्योंकि ये एक छाया का प्लांट है। आपने देखा होगा अगर कहीं पान की खेती भी होती है तो उसमें भी मचान बनाकर और उसमें छायादार जगह बनाकर उसमें पान की खेती की जाती है। तो इसका ध्यान यही रखना है कि इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, सीधी धूप में नहीं रखना है और इसको आपको छाया में रखना है, जिससे ये अच्छा से चलेगा। करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी इसकी ऐसी होनी चाहिए जो उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहे, क्योंकि एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट है। तो आपको इसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब ह्यूमिडिटी वाला जो इलाका होता है उसे ट्रॉपिकल इलाका कहा जाता है। तो जैसे ट्रॉपिकल एरिया का मतलब इसकी जड़ों में, यहाँ मिट्टी में भी नमी रहनी चाहिए और एक ह्यूमिडिटी वाला एक माहौल इसको मिलना चाहिए, गर्म माहौल। और गर्म माहौल तो मिलना चाहिए। गर्म माहौल का मतलब ये नहीं कि आप इसको सीधा धूप में रख दें। अगर धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लग जाती हैं। और ज़्यादा अगर लू चल रही है तो लू से भी इसे बचाना चाहिए, नहीं तो लू में भी इसके पत्तों को बर्न होने की समस्या देखी जाती है। मिट्टी रखिए आप इसकी जो जड़ों में पानी ठहरे नहीं का मतलब रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, बालू मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि पानी जितनी इसको ज़रूरत हो ये ऑब्जर्व कर ले, बाकी का पानी जो है वो जिसके ड्रेनेज होल से बाहर चला जाए, जिससे पानी जो है इसकी जड़ों में ठहरे नहीं। और खाद की बात करते हैं, क्योंकि ये खाद्य पौधा है, ये हम इसका औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो इसीलिए हम इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र हमें नहीं देना चाहिए। हम इसमें काउडंग का कंपोस्ट यानी कि गाय के गोबर से बनी हुई खाद हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम केचुए की बनी हुई खाद जो कि वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं हम इसमें। और कुछ मात्रा इसमें हम मिट्टी के साथ में अगर कोकोपीट मिला के रखें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे हमें। और उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। और आपको अगर इसके बारे में और भी अधिक कुछ जानकारी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि औरों को भी फ़ायदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।